क्यों चिंता कर रही हो? यहाँ पर कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि पूरे घर में तुम्हारे यूट्रस के बारे में मिताली दीदी के अलावा और किसी को नहीं पता। किसी को पता हो ना हो रितेश, मुझे तो पता है ना। किसी की आंखों में इल्जाम हो ना हो, मेरे चेहरे पर हमेशा शर्म रहेगी। नीता, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अरे विनीता, आ गई मेरे बच्चे, आ गई तो। हे भगवान, इसका चेहरा तो देखो कितना उतर गया है। लड़की जब मैके जाती है तब उसकी माँ कहती है कि सास ने कुछ खिलाया पिलाया नहीं होगा। अब मैं कहती हूँ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ खिलाया पिलाया नहीं है। रितेश, हाँ, तुम्हारे पापा ने तुम्हें ऑफिस बुलाया, जल्दी जाओ जाओ जाओ। जा रहा हूँ माँ। अच्छा विनीता, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। अब तुम अपने घर आ गई हो ना, देखना 10 दिन के अंदर मैं तुम्हारे चेहरे पर सुर्खी ला दूंगी। माँ का घर कितना ही प्यारा क्यों ना हो, अपना घर अपना होता है, समझी? बैठो बैठो। थक गई हो? क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? विनीता, बस करो बेटे, अब रोना बंद करो। देखो बेटे, रोने से कोई फायदा नहीं होता। पापा जी मुझसे कुछ नहीं कहेंगे तुम्हारे पापा। तुम क्या उन्हें राक्षस मानती हो? देखो बेटे, उनके प्यार करने का तरीका अलग है, लेकिन प्यार अलग नहीं है। जब तुम यहाँ नहीं थी ना, तब हर रोज तुम्हारी खबर पूछते थे, जानती हो? जानती हूँ मैं, इसीलिए तो अपने आप को ज्यादा गुनहगार मानती हूँ। दूसरी बार तुम्हारी कोख भर जाएगी। अब रोना बंद करो। भिमानी परिवार को अगर वारिस देना तुम्हारे भाग में होगा तो उसे कोई बदल नहीं सकता। अगर मेरे नसीब में बच्चा होना ना लिखा हो तो? नसीब भी बदल जाएगा तुम्हारी चाह के आगे। मैंने कहा तुम्हें मेरी व्हीलचेयर हटाने को। सॉरी निरंग, मैं तो तुम्हें डाइनिंग टेबल पे ले जा रही थी। इस व्हीलचेयर के साथ जुड़ा हूं, उसका मतलब ये नहीं कि मैं भी कोई फर्नीचर हूं जिसे तुम जी चाहे वहां हटा सकती हो, मुझे पूछे बगैर। गलती हो गई निरंग, आई नो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। ऑल राइट, अपाहिज होने का ये नतीजा है रुचि। जब अपने पैर काम नहीं करते ना, तब हजारों हाथों की मोहताजी झेलनी पड़ती है। क्या बात है निरंग, तुम्हें इतना गुस्सा कभी कभार ही आता है। तुम्हारे ऑफिस में जरूर कुछ हुआ है। कुछ नहीं हुआ। मुझे नहीं बताओगे? क्या बताऊं? प्रशांत घर से और बिजनेस से अलग होने की बातें कर रहा है। पापा जी ने उसे डांट कर, उसे फुसलाकर अभी तो संभाल लिया है, लेकिन तो? सवाल यह है कि उसे कौन सा डिपार्टमेंट दे संभालने के लिए। अब उसके लिए कोई नया बिजनेस तो शुरू नहीं कर सकते, और जो कोई भी पुराने बिजनेस हैं वो मैं, मिताली और पारेख अंकल संभाल रहे हैं। बढ़ चुके हैं वो सब हमारे सबके बीच में। तुम्हें डर है कि उसे तुम्हारी जगह दे दी जाएगी? मुझे ये डर है कि कभी ना कभी मुझे खुद अपनी ये कुर्सी उसे दे देनी पड़ेगी। देखो ना, मेरी ऐसी हालत में परिवार वालों ने मुझे जो सपोर्ट किया है रुचि, मुझे उसकी कीमत तो अदा करनी होगी ना कभी ना कभी। घर वाले पालते नहीं निरंग, संभालते हैं। उसकी कीमत कभी भी चुकाई नहीं जा सकती। मैंने अपनी खुशी कभी नहीं देखी है, सिर्फ परिवार वालों की भलाई देखी है। लेकिन अगर तुम्हारी व्हीलचेयर को हटाने की किसी ने भी कोशिश की
क्यों मैं चुप रहूंगी? सभी किसी ना किसी तरह की व्हीलचेयर पे बैठे निरंग, सबकी व्हीलचेयर गिनाऊंगी मैं। बिनीता, तुम आ गई? आइए ना। हाँ हाँ, चलो चलो। मैं तो सोच ही रही थी कि तुम्हें जाकर मैं मिल के आऊं, लेकिन देखो ना, इस रीमा के चक्कर में मैं ऐसे फंस गई हूँ, और इस घर के लोग उसकी जिम्मेदारी तो लेते ही नहीं है। मम्मी जी को बोलो कि मम्मी जी जरा रीमा को थोड़ी देर देख लीजिए, तो कहती नहीं नहीं, उसकी जिम्मेदारी मुझसे संभाली नहीं जाएगी। हाँ, और अब छोड़ो ये सारी बातें, ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? बस मैं ठीक हूँ अब। चलो अच्छा हुआ। ये मिस कैरेज का वगैरह चक्कर है ना, ये सब तुम भूल जाओ और दिल पे मत लो। बच्चे के बारे में तो बिल्कुल मत सोचना। अरे रीमा है ना, वो तो तुम्हारी बेटी की तरह है ना। हाँ भाभी, मैंने आते ही वक्त उसे आवाज दी थी, लेकिन शांता मैंने कहा कि वो सो रही है। जब से तुम गई हो बार बार चाची 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 चाची, बस एक ही रट लगाए रहती है। मैं तो सोच ही रही थी कि कब तुम आओ और रीमा की जिम्मेदारी मैं तुम पर डाल के आराम से किटी पार्टी में जाऊं। अरे भाभी, तो आज ही जाइए, मैं देखती हूँ रीमा को। ये अपना क्या हाल बना के रखा है, कुछ खाया पिया कर। इस घर में अपना ध्यान ना खुद ही रखना पड़ेगा। बदन में थोड़ा खून भरेगा ना तो चेहरे पे अपने आप हंसी जाएगी। बेकार की चिंता करके तू अपना खून क्यों जला रही है? क्या मिलेगा तुझे? चिंता कहाँ भाभी, उसकी हद तक अब की पार हो चुकी है। अब तो सिर्फ निराशा है। इसमें निराश होने वाली कौन सी बात है? अब सबके नसीब में बच्चे हो ये जरूरी थोड़ी ना है। अरे रुचि भाभी को ही देख, उसको बच्चे है क्या? नहीं ना, लेकिन फिर भी कितनी मस्त रहती है वो। तू भी मजे कर ना। अरे ये पापा जी ने जो वारिस को लेकर बकेड़ा खड़ा किया है ना, वो यूं ही है। तुम्हें बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल को मुझे हो जाएगा। मुझे बेटा नहीं होगा ये बात? मजाक कर रही थी, मैं यूं ही कह रही थी। मेरा बेटा तुम्हारा बेटा। कल को ये मत सोचना कि मैं पापा जी की लाडली हो जाऊंगी तो तुम्हारा क्या होगा। हम दोनों एक जैसे हैं। देख, फिलहाल तू रीमा को संभाल, मैं किटी पार्टी में जाती हूँ, 4-5 घंटे में वापस आ जाऊंगी। पकड़। टाटा। जानकी, जानकी, किस बात की चिंता में खोई हो? विनीता की चिंता हो रही है मुझे। मिसकैरेज के बाद जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, वो कुछ ज्यादा ही उखड़ी उखड़ी और टूटी हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जानकी दुनिया में, जिन्हें अपनी तकलीफों को, अपने दुखों को मन में रटते रहने की आदत होती है, या यूं कहो कि उनका ये स्वभाव होता है। मगर आज से पहले विनीता को कभी ऐसा नहीं देखा। पहली बार जब मिसकैरेज हुआ था तब वो उस बात को जल्दी ही भूलकर हंसने खेलने लगी थी। देखो जानकी, दुख जब पहली बार आता है तब व्यक्ति का मन उस दुख से जल्द बाहर आने की कोशिश करने का फैसला कर लेता है। मगर हिफाजत के बावजूद भी वही तकलीफ दोबारा आती है, तब कुछ लोग खुद ही को दोषी मानकर अपने आप में सिकुड़ जाते हैं। तुम जरा विनीता को समझाने की कोशिश करो कि 1 या 2 मिसकैरेज दुनिया का अंत नहीं है। मैं तो उसे समझाती रहती हूँ, मगर उसके मन में शायद आपकी नाराजगी का डर कुछ कम नहीं। नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं उससे। जो भी कुछ हुआ उससे मेरा मन भी जरूर टूटा है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि उसमें विनीता का कोई कसूर नहीं है, कोई दोष नहीं है। मगर आपने कभी विनीता से ये बात नहीं कही। आपने जब भी कहा, यही कहा
कि अब दूसरी बार बच्चा पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। देखो जानकी, मैं जो चाहता हूं और मानता हूं वही मैं करता हूं। और वैसे भी विनीता की प्रेगनेंसी उसके लिए और मेरे लिए, हम दोनों के मन के घाव को भरने के लिए बहुत जरूरी है। वो भी अपना दुख भूल जाएगी और मेरे मन पर भी उस श्राप का जो खौफ छाया है वो हट जाएगा। आपने ठीक कहा, मगर पूरा नहीं। आप भूल रहे हैं कि सफलता की इच्छा जितनी ज्यादा होती है, असफलता का डर उतना ही भारी होता है। और वो डर हमें खुश रहने नहीं देता, और सफलता खुश रहने से मिलती है, सिर्फ मेहनत करने से नहीं। फिर चाहे वो बिजनेस हो या फिर जीवन का और कोई पहलू। देखो विनीता, तुम बात को समझने की कोशिश करो। किसी दूसरे गायनक की राय लेने की क्या जरूरत है? जो गायनक ऑपरेशन करता है उसे मरीज के बारे में, उसकी हालत के बारे में सब कुछ मालूम होता है। अब बेहतर तो यही होगा कि तुम ये सब कुछ भुलाकर। हेलो हेलो विनीता, हेलो हेलो। भैया, भेज दो। हेलो, हेलो। आज मैं अपॉइंटमेंट लेकर आई और तुम्हें पार्किंग लॉट में नहीं देखा ना, तो मेरी टेंशन भी थोड़ी कम हो गई। बैठो प्लीज। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आपके 50 साल इतने जल्दी पूरे हो गए? क्या मतलब? मतलब ये कि उस दिन मैं जब तुमसे मिली थी ना, तो तुमने मुझसे क्या कहा था कि अगर मैं तुमसे 50 साल बाद भी मिलूंगी तब भी तुम मुझे पहचान लोगी। और लो, अभी नहीं पहचान रहे हो। For your kind information, मैं श्रेया दलाल हूँ। Remember that day parking lot? याद है ना? श्रेया, मुझे याद है सब कुछ। तो फिर शायद मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ। ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरा वक्त ही गलत चल रहा है। और श्रेया, उस दिन मैं तुम्हें इसलिए नहीं पहचान पाया था क्योंकि मैं तब भी थोड़ा डिस्टर्ब था। नो प्रॉब्लम। उस दिन मुझसे मिलकर तुम्हारा मूड ठीक हो गया था कि नहीं? राइट? तो आज भी ठीक हो जाएगा। वैसे भी मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट मैनेजर और तुम्हारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट से मिलकर आ रही हूँ, और सारी डिटेल्स जानने के बाद मैंने ये प्लान और ये डिजाइन तैयार किया। जस्ट हैव अ लुक। ये जो पहला जो श्रेया प्लीज रहने दो। आज काम करने का मूड नहीं है। आई गॉट इट। तुम्हें भूख लग रही है। आप समझी, उस दिन मुझे देखकर तुम्हारा मूड ठीक नहीं हुआ था, वो सूप पीकर तुम्हारा मूड ठीक हुआ था। Am I right? नो प्रॉब्लम। आज मैं तुम्हें डिनर पर ले चलती हूँ। वैसे भी क्लाइंट को तो डिनर पर ले जाना ही पड़ता है ना। डिनर डिप्लोमेसी, यू नो। वेल, इफ यू से सो। ठीक है, चलो ताज चलते हैं। ताज? नो प्रॉब्लम। एक काम करती हूँ, मैं ऑफिस फोन करके सैंक्शन ले लेती हूँ। आफ्टर ऑल ये सारे खर्चे बिजनेस एक्सपेंसेस में जाएंगे ना। कोई बात नहीं, आज बिल मैं भर दूंगा, लेकिन बाद में तुम्हारी कंपनी की पेमेंट में से काट लूंगा। ओके। विनीता, विनीता, जी मम्मी जी। जी बेटा जरा सुई में धागा पिरो दे। मुझे लगता है मेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया है।
तो आप अपनी आंखों का चेकअप क्यों नहीं करवा लेती? ठीक है, कल परसों हम साथ चलेंगे बस। नहीं नहीं, मुझे ये चश्मे वश्मे नहीं अच्छे लगते। मुझे कहाँ पढ़ने का शौक है तुम्हारी तरह। मुझे तो बस टीवी देखने का शौक है। लेकिन सुई में धागा पुराने के लिए आंखें तो अच्छी होनी चाहिए ना। मेरी आंखें हो ना तुम। कितने दिनों बाद तुम्हें हंसते हुए देखा। लाइए, मैं सिल देती हूँ। ना 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 ना, मैं करती हूँ। रुचि ने निरंग के 10 बार पैंट शर्ट निकाल दिए और शिखा ने प्रशांत के नए जैसे कपड़े निकाल दिए। मैंने कहा कि थोड़ा ठीक ठाक करके बटन वगैरह लगाकर गरीबों को दान कर देते हैं। वैसे सच बताओ ना बेटा, तो ये टाइम पास है। गहने बनवाने तुड़वाने, ये काम कब तक करे कोई? पापा जी ने मुझसे 2 साल पहले कहा था, विनीता कपड़ों और गहनों से ऊपर उठो, तभी जिंदगी में कुछ बन पाओगी। छोड़ो सब बातें। हम क्यों कपड़े और गहनों से ऊपर उठे? उनके शौक क्या कम है? अरे 25 तो घड़ियां हैं, कभी कभार पहनते हैं, और जब पहनते हैं तो 10 बार बदलते भी हैं। और अंगूठियां, अभी कल परसों ही मुझे कह रहे थे कि प्रिया की शादी में सबने इतने सारे गहने बनवाए, मगर मुझे किसी ने याद किया। अब देखना, विनीता के सीमंत पर मैं 25 हीरो की अंगूठी बनवाऊंगा। जैसे उनके पास जो 24 हीरो की अंगूठी हैं, उसमें एक हीरा और लगेगा तो। विनीता, क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ बात कर रही हूं और तुम, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सॉरी मम्मी जी, मैं भूलने की बहुत कोशिश करती हूँ मगर बार बार नाकामयाब हो जाती हूँ। मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं। बातें करो, इधर उधर की बातें करो, और अगर चाहो तो अपने दिल की बात कह दो। कहने को तो कुछ नहीं है मेरे पास, और रोने के अलावा और कुछ करने की इच्छा भी नहीं होती मुझे। मम्मी जी, बहुत सालों पहले मेरे पापा को बिजनेस में नुकसान हुआ था। तब मैं मुश्किल से 10 साल की थी। मेरे पापा जी के बिजनेस पार्टनर ने उनको बिजनेस में धोखा दिया था। मेरे पापा दिन रात रोते रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पार्टनर पर बहुत भरोसा किया था। मुझे भी इन दिनों ऐसा ही महसूस होता है। मुझे लगता है कि कुदरत ने बेवजह मेरा भरोसा तोड़ा है। आई फील वेरी चीटेड मॉम। नसीब ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, दगा किया है मेरे साथ। And it's not fair. It's not fair. पापा जी ने जो मुझे प्रॉमिस दिया है, उसकी मंजिल देख रहा हूं मैं। कैसा प्रॉमिस? पापा जी ने कहा कि तुम रितिश के बिजनेस में हाथ बटाओ और तुम ही तुम्हारी पोस्ट तय कर लो। मैंने कर ली। असिस्टेंट मालिक या डेप्यूटी ओनर? नहीं, परचेस डायरेक्टर। 500 करोड़ का प्रोजेक्ट, उसमें से 350 करोड़ की एसेट, और तकरीबन हर साल 1000 करोड़ की सप्लाईज, सिर्फ 2% कमीशन। और हमें बाबूजी के पास जायदाद में से हिस्सा मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है। कुछ सालों के लिए है, और हर साल 10 करोड़ काफी है ना एसिडिटी की दवाइयों के लिए। क्या कह रहे हो? तुमने गिनती तो सही की है ना? नहीं, एक बात तो गिनती में नहीं ली। अगर मैं परचेस संभालता हूं तो रितिश का प्रोजेक्ट डेफिनेटली ओवर बजट हो जाएगा। यानी एक किचन में 2-2 चाबी, एक अपने बड़े बेनाम लॉकर की और दूसरी रितिश की बर्बादी की।
देखो प्रशांत, तुम्हारे इस हवाई महल से मुझे अपने आप पर ज्यादा विश्वास है। मैं तुम्हें अभी भी कह रही हूँ, तुम किसी को अपने साथ रखो, तुम मेरे डैडी को अपने साथ रखो, तो उस औरत को।